हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सिंथेसिस एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आज हम यूज करेंगे रूल नंबर 2। और वो रूल नंबर 2 कौन सा है, जरा देखिए, ये है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। जी हाँ, आज हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और जोड़कर उसे एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो इससे पहले कि हम वो काम करना शुरू करें, अर्थात दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने का काम शुरू करें, उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर ये इन्फिनेटिव होता क्या है। वैसे तो इन्फिनेटिव बहुत बड़ी तोप है, जी हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जब मैं इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा, यानी इन्फिनेटिव स्पेशल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ये इन्फिनेटिव इतनी बड़ी चीज़ होती है। चलिए, यहाँ पर तो ये बहुत ही सिंपल सी आपको नज़र आएगी और मैं आपको बतला दूं कि ये इन्फिनेटिव क्या होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू सी, 2 प्लस सी बराबर 2C, या किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जैसे हम वॉक कर दें और उससे पहले टू लगा दें तो इसका मतलब क्या हो गया, टू वॉक। जी हाँ, ये सिंपली क्या है, इसे ही हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। और इसी का प्रयोग आज हम करेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसी वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बतला देता हूँ कि यहाँ जो सेंटेंसेस दिए हों और उन सेंटेंसेस को देखकर आपको क्या पता करना है, क्या पता करके आप ये निश्चित कर पाएंगे कि यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे उन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, केवल 3, 1, 2 और 3 बातें। अच्छे से जरा समझिए, ये दोनों ही सेंटेंसेस पढ़ेंगे आप, और पढ़ने के बाद आपको देखना है कि ये दोनों ही सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस, और अक्सर वो बाद वाला सेंटेंस होता है, अक्सर जो बाद वाला सेंटेंस है क्या वो पर्पस को शो करता है। अगर ये सेंटेंस पर्पस को शो कर रहा है, इस सेंटेंस में जो बात कही गई है उस बात का अगर पर्पस शो कर रहा है ये वाला सेंटेंस, तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस की वर्ब को ही इन्फिनेटिव में चेंज कर उसे एक फ्रेज बनाकर इस सेंटेंस से जोड़ देते हैं। तो पहली बात आई पर्पस। ओके, अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि क्या कंडीशन हो सकती है। अब दोनों ही सेंटेंसेस को फिर से पढ़ना है और फिर आपको देखना है कि ये पर्पस नहीं, इनफैक्ट क्या रीज़न है। हो सकता है कि ये वाला सेंटेंस रीज़न को शो करे, या हो सकता है ये वाला सेंटेंस रीज़न को शो करे। तो अगर ऐसा है कुछ कि ये रीज़न को शो कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि उसी रीज़न को शो करने वाली, यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, रीज़न को शो करने वाली वर्ब को आपको इन्फिनेटिव में चेंज करके और दूसरे सेंटेंस के साथ उसको जोड़ देना है। कैसे करेंगे मैं अभी आपको करके बतलाता हूं। तो दूसरी चीज क्या हो गई, रीजन। ओके, अच्छा, अब तीसरी कौन सी कंडीशन होगी। तीसरी, एक्चुअली ये तो दोनों बहुत ही इजी हैं, बट तीसरी को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। कई प्रकार के सेंटेंसेस उसमें आते हैं, मैं कई एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। तीसरी कंडीशन होती है इनफैक्ट कि पहले वाले सेंटेंस में आपको देखना होगा कि पहले वाले सेंटेंस में किसी व्यक्ति का कोई गुण या दोष बतलाया गया होगा, गुण या कोई दोष बतलाया गया होगा। ओके, अच्छा, उस गुण और दोष के कारण जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें उस व्यक्ति की क्षमता या अक्षमता बतलाई जाएगी, क्षमता या अक्षमता बतलाई जाएगी। ध्यान रखेंगे आप, अच्छे से एक बार नोटिस करिए, अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्या कि पहला सेंटेंस आपको गुण या दोष बतलाएगा किसी व्यक्ति की, और यहाँ पर आकर के उसी व्यक्ति की क्षमता या अक्षमता को बतलाया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर गुण, दोष और क्षमता, अक्षमता। खैर, ये सारी चीज़ें अब तो सामने आने वाली हैं, और अब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। मैं अब आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग बहुत ही एक्सप्लेनेटरी ढंग से आपको बतलाने जा रहा हूं और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखलाने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं उन्हीं 3 कंडीशंस को शो करने वाले 3 एग्जाम्पल्स आपको करके दिखलाता हूं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करता हूं। चलिए देखिए जरा, पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। पहला सेट है, ही हैज़ गॉन टू आगरा, वो आगरा गया है। अच्छा, ही वॉन्टेड टू सी द ताज, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ पर कही जा रही है और एक बात यहाँ पर कही जा रही है। पहली बात है ही हैज़ गॉन टू आगरा, वो आगरा गया है, और दूसरी बात है वह ताज देखना चाहता था।
अब जरा देखिए आगरा जाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस उद्देश्य प्रकट कर रहा है पहले वाले सेंटेंस का। हो सकता है कि ये सेंटेंस पहले रखा हो और ये सेंटेंस बाद में रखा हो, तो फिर आपको देख लेना है बारी बारी से कि आखिर पहला सेंटेंस दूसरे वाक्य का उद्देश्य है या फिर दूसरा वाक्य पहले सेंटेंस का उद्देश्य है या मकसद है। ध्यान दीजिए, पर्पस या मकसद हो सकता है, इंटेंशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ आप खुद अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे और ये बातें आप पहले अपने दिमाग से पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। तो अब पहले वाले वाक्य में अगर देख रहे हैं तो उसके आगरा जाने का उद्देश्य या उसका मकसद क्या था? ताज देखना। ध्यान दीजिए, ताज देखना ये है उसका मकसद। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी टू सी, देखना, मकसद, ये पहले से ही वहां पर लिखा हुआ है। तो आपको इस क्रिया को यहां से छोड़ देना है। वांट, वांट माने इच्छा, इच्छा करना, चाहना, मकसद। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो सेम है और क्रिया भी मकसद ही प्रकट कर रही है और ये इन्फिनिटिव भी क्या करता है? मकसद ही प्रकट करता है। तो यहाँ पर वांट लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सिंपली आप ऐसे लिख दीजिए। कैसे? ही हैज गॉन। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इसे जोड़ दिया। ही हैज गॉन टू आगरा, वो आगरा गया है टू सी, देखने के लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन्फिनिटिव का कभी जो मीनिंग निकलता है वो कभी नानी ने यानी देखने ऐसा या देखने के लिए ऐसा भी इसका मीनिंग निकल सकता है। और कभी जब ये रीज़न बतलाएगा तो इसका मतलब कर भी निकलता है। अर्थात इसी का मतलब कभी कभी हम हिंदी में निकालते हैं तो उसका हिंदी में मीनिंग क्या निकलता है? कर भी निकलता है। अभी वो सेंटेंस भी आएगा। चलिए देखिए जरा, बहुत ही सिंपल है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी ग्लैड। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़िए और फिर पढ़ करके देखिए क्या ये दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस एक दूसरे का उद्देश्य है क्या? जरा देखते हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता के बारे में सुनेंगे, तो सुनने का उद्देश्य है क्या ये सेंटेंस? ही विल बी ग्लैड, वह प्रसन्न होंगे? जी नहीं, ये कोई उद्देश्य या कोई मकसद तो समझ में नहीं आता है। तो चलिए जरा अब हम देख लेते हैं, इस सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या ये उद्देश्य है क्या। अच्छा, ही विल बी ग्लैड यानी तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे, तो प्रसन्न होने का उद्देश्य है क्या ये कि वो तुम्हारी सफलता का समाचार सुनेंगे? नहीं जी, ये भी उद्देश्य नहीं है। तो फिर अब दूसरी स्थान पर आप ये चेक करिए कि क्या इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई सेंटेंस एक दूसरे का कारण है क्या। तो अब जरा यहाँ पर पढ़ते हैं। ही विल बी ग्लैड, तुम्हारे पिताजी प्रसन्न होंगे। क्यों प्रसन्न होंगे भाई? क्यों प्रसन्न होंगे? तो क्यों का आंसर अगर मिल जाएगा तो आपको रीजन मिल जाएगा। देखिए जरा, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी सफलता का समाचार सुनेंगे, ये वास्तव में ये कारण होगा इसके लिए, यानी ही विल बी ग्लैड, वो खुश होंगे। तो क्यों खुश होंगे? क्योंकि वह तुम्हारी सफलता का समाचार सुनेंगे। तो ये यहाँ पर रीजन को शो कर रहा है। तो ये सेंटेंस रीजन शो कर रहा है। तो इसी सेंटेंस की वर्ब को, जो मेन वर्ब है, उसको आप क्या करो? इन्फिनिटिव में चेंज कर दो और उसे एक फ्रेज में कन्वर्ट कर लो। योर फादर और ये ही दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो बस जब सेंटेंस की शुरुआत करोगे तो योर फादर चूंकि नाउन है तो ही को रिप्लेस कर देना। तो योर फादर विल बी ग्लैड कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए जरा, योर फादर। तो जरा देखिए, बड़ी ही इजीली आपने क्या किया है कि यहाँ पर रीजन को शो करने वाली जो वर्ब है उस वर्ब को आपने इन्फिनिटिव में चेंज किया है और दूसरे सेंटेंस के साथ में ऐड कर दिया है। देखिए जरा, योर फादर, अब ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है ही और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है योर फादर और ये दोनों एक ही पर्सन है। तो जब कभी नाउन या प्रोनाउन की बात आती है तो फिर हम नाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। चलिए, आपने यहाँ योर फादर को सिलेक्ट किया और विल बी आपने इस क्रिया को आगे लिया और फिर ग्लैड। और इसके बाद आप देख रहे हैं, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस वाले फ्रेज को आपको आकर यहाँ पर जोड़ देना है, टू हियर ऑफ योर सक्सेस। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है और ही कैन नॉट वॉक। तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बतलाई थी। तीसरी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बतलाई थी क्या कि पहला सेंटेंस किसी व्यक्ति का गुण या दोष बतला रहा होगा। यहाँ पर देखिए जरा, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। तो देखिए ये जो वीक है एडजेक्टिव है, ये किसके बारे में बतला रहा है? ही के बारे में। तो ये ही की विशेषता है, तो ही के बारे में ये विशेषता बतला रहा है। तो इस व्यक्ति का ये विशेषता हो गई, वो हो सकती है गुण हो या हो सकता है वो दोष हो। तो हमें ये जानकारी मिली कि ये एक वीकनेस क्या होती है? एक दोष ही होता है।
तो आपने देखा कि ये एक दोष है और इस दोष के कारण वास्तव में क्या है, ये दूसरा सेंटेंस मैंने आपको बतलाया था कि क्षमता या अक्षमता को बतलाएगा। तो देखिए, कमजोर होने के कारण वास्तव में क्षमता नहीं है कि वह चल सके, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है, ऐसा सेंटेंस आया ना। अच्छा, तो अब जरा देखिए, ये उसकी अक्षमता है, ठीक। तो जब अक्षमता को बतलाया जाए तो क्या करते हैं, अभी मैं आपको क्षमता भी बतलाऊंगा यहाँ पर आगे, जब सेंटेंसेस जब आगे बढ़ेंगे तो वो कुछ सेंटेंसेस आएंगे। तो इसमें क्या करना होता है आपको, यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस में आपको चेंजेस करने होते हैं। पहले सेंटेंस में क्या चेंज करेंगे, ही इज के बाद में इस एडजेक्टिव से पहले एक एडवर्ब रखा होगा। ये एडवर्ब हो सकता है वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, ओवर, ऐसा कोई एक एडवर्ब रखा हो सकता है इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। तो उस एडवर्ब को आपको TOO यानी टू, ये भी हालांकि एडवर्ब ही होता है, लेकिन इस एडवर्ब टू में उसे चेंज कर देना होता है। इसके बाद इस एडजेक्टिव को यहाँ पर रखना होता है इज टू वीक, राइट। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद इस सब्जेक्ट को समाप्त कर देते हैं, कैन नॉट, इसे भी समाप्त कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसकी जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, टू वॉक, और सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाता है, राइट। ही इज टू वीक टू वॉक। इसका भी मतलब सेम वही होता है जो इन दोनों वाक्यों का है। इन दोनों वाक्यों का मतलब है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, यही दोनों मतलब है इन दोनों सेंटेंसेस का। कुल मिलाकर के जो मीनिंग निकलता है इस सेंटेंस का भी वही मीनिंग है। ध्यान दें, देखने में ये अफर्मेटिव होता है बट इसका सेंस नेगेटिव होता है। इसका मतलब यही है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। या फिर हिंदी बहुत ही अगर प्रॉपर हिंदी निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, क्या, वह चलने के लिए बहुत कमजोर है, चलने के लिए बहुत कमजोर है। तो इसका मीनिंग वही है कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। ओके, अच्छा, तो अभी तो मैंने आपको ये 3 सेंटेंसेस और वो जो 3 कंडीशंस थी वो उन 3 कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैंने एग्जाम्पल्स आपको बतलाए। अब मैं एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। आई हैड नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था। आई कुड नॉट गिव अवे, और मैं उसे दे नहीं सका। गिव अवे का मतलब देना। तो अब जरा यहाँ पर भी देखिए, आई हैड नो मनी, मेरे पास धन नहीं था, ये पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस ये है, ये देखिए, देने के लिए मेरे पास धन नहीं था। तो धन नहीं था और मकसद क्या था, देना, ठीक है ना। तो देने के लिए मेरे पास धन नहीं था, ये सेंटेंस। भाई धन नहीं था इसलिए मैं दे नहीं सका। तो आप इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, कैसे, आई हैड नो मनी। देखिए जरा कैसे बड़ी आसानी के साथ, आई हैड नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था इस काम को करने के लिए, ठीक है। अच्छा देखिए, ही हैज़ 3 sons, उसके 3 पुत्र हैं। अच्छा, 3 पुत्रों को क्या करना है, ही हैज़ टू एजुकेट देम, उनको उन्हें शिक्षित करना है। तो शिक्षित करना क्या मकसद है, उद्देश्य है। चलिए तो इसको भी सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं, ही हैज़, बहुत ही सिंपल है, आपने टू एजुकेट, ये एजुकेट करना उसका मकसद है, बस इसी को उठा करके आपने रख दिया। ये ऑलरेडी इन्फिनेटिव में पहले से ही बनाया है। ये ही चूंकि वही व्यक्ति है इसलिए इसे हटा दें, इसका कोई मतलब नहीं रह गया यहाँ पर, तो ये भी हट गया। और ये जो देम है, देम क्या है, देम वास्तव में यही 3 sons हैं। ध्यान दीजिए, ही हैज़ 3 sons, यही 3 जो पुत्र हैं वही है यहाँ पर देम। तो देम भी यूजलेस हो गया। तो ये 3 वर्ड्स तो यूजलेस हो गए, केवल और केवल एक ये है काम का शब्द और वो है इन्फिनेटिव। इसके साथ आकर के जोड़ देते हैं। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। बहुत ही सिंपल है, वैसे ही सेंटेंस है यहाँ पर। ये उसका गुण है या दोष है, तो इस दोष के कारण वो इस काम को करने में अक्षम है। तो आप ऐसे ही बना देंगे, कैसे, ही इज़ टू वीक, ये लीजिए बहुत ही सिंपल है, ही इज़ टू वीक टू रन, यानी वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता है। अब चलिए देखते हैं चौथा सेंटेंस। इस एक्सरसाइज में 20 सेंटेंसेस हैं और वो सब बहुत ही इजी हैं, इसलिए मैं 15 सेंटेंसेस तो इस एक्सरसाइज से करके आपको बतलाऊंगा। फिर मैं अपनी तरफ से आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस करके दिखलाऊंगा जो काफ़ी कठिन हैं और वो थोड़े से अलग हट करके हैं, लेकिन रूल यही अप्लाई होगा।
तो इसलिए उन सेंटेंसेस को भी देखना ज़रूरी है। तो 4 या 5 सेंटेंसेस मैं आपको अलग से एक्सरसाइज से नहीं बल्कि अपनी तरफ से आपको बतलाऊंगा, जिसमें आपको कुछ नई बातें पता चलेंगी। चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4, मैन वर्क्स डे एंड नाइट। आदमी दिन रात काम करता है। किस लिए काम करता है भाई? ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट देना होता है, यानी सहारा देना होता है। तो आदमी किस लिए काम करता है दिन रात? उसका मकसद क्या होता है? टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ही कौन है? यही आदमी है। और हैज़ टू इसको भी हटा सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ में आपने यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब हटाया, यहाँ से फुल स्टॉप हटाया और यहाँ पर आपने इसी सेंटेंस को ऐसे आगे जोड़ दिया। और जो वास्तव में वर्ब वास्तव में क्या कर रही है, वो उसका मकसद, इंटेंशन बतला रही है या उसका उद्देश्य बतला रही है, बस उसी से पहले टू लगा करके और सेंटेंस को आपने ऐसे जोड़ दिया। क्या बन गया ये सेंटेंस? मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली। क्लियर? अब ये सेंटेंस एक हो गया, यहाँ से फुल स्टॉप हटा दिया आपने और दूसरे सेंटेंस को फ्रेज में बदल करके और इसको इसके साथ में जोड़ दिया। बड़ी आसानी के साथ ही सेंटेंस को बना लिया। अगला सेंटेंस भी वैसे ही है। नीता इज़ वेरी पुअर। यहाँ पर नीता की पुअर मीन्स गरीबी को बतलाया जा रहा है, यानी उसका दोष या गुण या दोष जैसी बात मैंने जो बतलाई थी वही है। और उसके कारण ये काम करने में वो अक्षम है। यानी कौन सा काम करने में? नीता बहुत कम गरीब है, इसलिए क्या कर सकती है वो ये वाला काम नहीं कर सकती, अर्थात कैरी ऑन नहीं कर सकती अपनी स्टडीज़ को। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो मैंने आपको बतलाया कि पहले सेंटेंस से इस एडवर्ब को हटाकर यहाँ पर टू लगाना होता है, नीता इज़ वेरी पुअर। फिर इसके बाद यहाँ पर से इस फुल स्टॉप को हटाना है। फिर ये नीता कौन है? यही लड़की है, तो ये सी भी हटा देना है और ये अपनी तरफ से ये कैन नॉट भी हटा देना है। क्लियर? यानी सब्जेक्ट और कैन नॉट, डज नॉट भी हो सकता है, विल नॉट भी हो सकता है, कुड नॉट भी हो सकता है, या कोई भी ऐसा सेंटेंस हो सकता है नेगेटिव। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नॉट सहित सब कुछ हटा देते हैं और बस इसके बाद इस सेंटेंस को ऐसे जोड़कर और इससे पहले टू लगा देते हैं। देखिए क्या बन गया? नीता इज़ टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज़। नीता इतनी गरीब है कि वह अपनी स्टडीज़ कैरी ऑन नहीं कर सकती, माने जारी नहीं रख सकती है। बहुत ही सिंपल है इसको करना। अगला सेंटेंस देखते हैं। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। तो सेंटेंस बड़ा लंबा चौड़ा देख करके आपने डर जाना। देखिए क्या है मतलब उसका निकल रहा है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, माने सत्र के बिल्कुल शुरुआत से ही क्या हुआ है, हरी बहुत ही अपनी स्टडीज़ में बहुत ही सीरियस रहा है। ठीक है, अच्छा क्यों सीरियस रहा? वो उद्देश्य ये था, ही वांटेड टू टॉप, वो चाहता था। क्या चाहता था? चाहना ही क्या होता है? आपका उद्देश्य होता है। तो बस इसको हटाइए, इस वर्ब को हटाइए, इस सब्जेक्ट को हटाइए, यहाँ पर से ये फुल स्टॉप हटाइए और यहाँ पर ऑलरेडी इन्फिनिटिव बनाया रखा है। तो ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन। बहुत ही सिंपल है। अगला सेंटेंस देखिए। ही हैज़ 3 daughters। उसके 3 पुत्रियां हैं। अच्छा, अब 3 पुत्रियां हैं तो क्या हो भाई? तो 3 पुत्रियां हैं तो उनकी शादी भी करनी होती है। चलिए देखिए यहाँ पर ही हैज़ टू गेट देम मैरिड। उसको उसकी शादी करानी है, यानी उसके पास या उसके 3 पुत्रियां हैं। काय के लिए हैं? शादी कराने के लिए। चलिए अच्छा देखिए, अब यहाँ पर से क्या है, ही हटा दिया, हैज़ हटा दिया और बस सिंपल इतना कर दिया भाई, ही हैज़ 3 daughters टू गेट देम मैरिड। कितना आसान है, बहुत ही ईजी है। देखिए, गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो। काहे के लिए दो कुर्सी? तो उद्देश्य है बैठना, ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा। तो चलिए यहाँ पर ये ही कौन है? ये हिम है, तो ये हट जाएगा। चलो हटा दिया। गिव हिम अ चेयर, उसे एक कुर्सी दो। किस लिए? बैठने के लिए। तो टू सिट कर दो यहाँ पर, टू सिट, यहाँ पर टू सिट कर दिया और ऑन आपको लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, टू सिट ऑन। अब ये ऐसा बन गया। क्लियर? कुछ प्रीपोजिशन कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्रियाओं के बाद में आता है टू सिट ऑन चेयर। ठीक है, तो चेयर के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। ये प्रीपोजिशन मैं भी आपको पढ़ा रहा था, वहाँ पर मैंने इस प्रीपोजिशन को डिस्कस किया था कि आप कहाँ पर, वैसे तो प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले ही आता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब सेंटेंस के बाद में ऑन रखा होता है। ओके, अच्छा अब देखिए अगला सेंटेंस। ही इज़ वेरी फैट, ये भी वैसा ही है, वेरी आ गया, यहाँ पर आप क्या लगाओ? टू लगाओ। इसके बाद क्या करना है? फुल स्टॉप हटाइए और यहाँ से सब्जेक्ट और कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, डज नॉट, ये सब हटा दीजिए और इसके बाद आप टू रन फास्ट, ये बन गया ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। बहुत ही सिंपल से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बीच बीच से बहुत ही सरल से सेंटेंसेस आपके लिए छोड़ दिए हैं। आप उनको सॉल्व करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में उनको ड्रॉप करिए। अब चलिए जरा देख लेते हैं अगला सेंटेंस क्या है। ही हैड ए लार्ज फैमिली,
उसका परिवार बहुत बड़ा था या वह एक बहुत बड़ा परिवार रखता था। ओके, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है व्यवस्था करना, यानी परिवार की, किसी के परिवार में कुछ सदस्य होते हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो सभी लोग उन अपने परिवार के लोगों की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसा सेंटेंस है। अगर ऐसा सेंटेंस है तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ देखिए जरा, यहाँ पर भी क्या है, टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसी एक इन्फिनिटिव को इससे आपको जोड़ देना है आकर। कैसे बन जाएगा, ही हैड ए लार्ज फैमिली और टू प्रोवाइड फॉर, बस सिर्फ इतना आपको यहाँ पर से ये सब्जेक्ट और वर्ब हटाना है और बस देम हटा देना है। क्लियर, देम कौन है, यही फैमिली ही है, तो देम को भी, तो अनावश्यक जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं और सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, ही हैड ए लार्ज फैमिली, फुल स्टॉप हटाएंगे, ही हैड ए लार्ज फैमिली टू प्रोवाइड फॉर, बस यहाँ पर आकर के फुल स्टॉप लगा देना है। सिंपल, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, काहे के लिए स्टेशन गए, माई ऑब्जेक्ट, मेरा उद्देश्य था, क्या था, टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को सी ऑफ करना। सी ऑफ करने का मतलब क्या होता है, अलविदा कहना। जैसे आप स्टेशन में किसी को छोड़ने जाते हो तो जब उनको किसी को छोड़ने जाते हो तो वहाँ उनको आप सी ऑफ करने के लिए जाते हो। तो आप यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में बताया जा रहा है स्पष्ट, मेरा उद्देश्य था, ठीक है। तो आप तो जानते हैं कि ये जो इन्फिनिटिव होता है ना, ये इन्फिनिटिव ही उद्देश्य बतलाता है। तो अब ये माई ऑब्जेक्ट और इस क्रिया की कोई यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, तो बस फुल स्टॉप यहाँ पर से हटाइए। सेंटेंस क्या बन गया, आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई सिस्टर, बस इतना आपको यहाँ पर से जोड़ करके और बना देना, टू सी ऑफ माई सिस्टर। मीनिंग क्या निकलेगा, मैं स्टेशन गया, काहे के लिए, अपनी बहन को विदा करने के लिए। ध्यान दीजिए, ये के लिए, ये उद्देश्य ही अपने आप में बतलाता है। तो माई ऑब्जेक्ट और वॉज, इन दोनों को हमने आसानी से हटा दिया। अगला सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपनी आंट के घर गया, किस लिए गया भाई, टू सी माई एलिंग कजिन। यहाँ पर देखिए ये जो टू सी है ये उद्देश्य ही बतला रहा है, ये है उद्देश्य। आंट के घर जाने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये है, यानी अपनी बीमार कजिन को देखने। एलिंग का मतलब पीड़ित, बीमार, तो बीमार जो कजिन है उसको देखने के लिए, तो ये उद्देश्य है। तो ये आई वांटेड, ये फालतू की चीज़ है, इसको आप हटा दीजिए, सब्जेक्ट और वर्ब हट गया, यहाँ से फुल स्टॉप हटाइए, ये सेंटेंस यहाँ से ऐसे हटा और ये आकर इससे जुड़ गया, तो सेंटेंस क्या बना, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन। बहुत ही सिंपल। अगला सेंटेंस, ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी नहीं कर सका। तो क्यों नहीं कर सका, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए नहीं कर सका। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस वो रीज़न है आगे वाले सेंटेंस के लिए। आगे वाला सेंटेंस इसका उद्देश्य नहीं है, जैसे ये उद्देश्य है नहीं, अब ये रीज़न है। तो अब जब रीज़न है तो इस सेंटेंस को पहले रखिए और इस सेंटेंस को बाद में रखिए, और जो रीज़न बतलाने वाली जो वर्ब है उसको आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना है। तो कैसे, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ये लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ बना दिया। क्या किया आपने, इस सेंटेंस को आपने पहले ले लिया, यहाँ पर रख दिया, और ध्यान दीजिए और क्या करना है, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस वास्तव में इस सेंटेंस का रीज़न है, कारण है, इसलिए अगर कारण है तो आप ही कुड नॉट इसको हटा दीजिए। ही तो वही सेम है और कुड नॉट इसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए। मेन वर्ब को ले लीजिए और उससे पहले टू लगाकर इसको इन्फिनिटिव में चेंज कर दीजिए। क्या बन गया, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। काहे के लिए नहीं था समय, टू प्रिपेयर। टू प्रिपेयर का मतलब क्या हो गया, तैयारी करने के लिए, फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन। वैसे मैं ये पहले आपको बतला चुका हूँ, फिर भी एक बार आ ही गया तो चलिए फिर बतला देता हूँ। क्या है, ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था, इसलिए क्या किया उसने, ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने अमेरिका भेज दिया। तो ध्यान दीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा तो किस लिए भेजा, किस मकसद से भेजा, टू एजुकेट करने के लिए। तो ये बस सिंपली इस एक फ्रेज को उठाकर वहाँ पर रख देना है। अब क्या करना है देखिए, ही, चलिए मैं करके बता देता हूँ। ही सेंट, उस सेंटेंस को हमने यहाँ पर लिखा ही सेंट, और ये हिम कौन है भाई, किसको भेजा है, अपने सन को भेजा है, तो सन को उठाकर पहले रख दीजिए। ये लीजिए, देखिए जरा कितना आसान होता है, बड़ी आसानी के साथ आप इस एक्सरसाइज को तो बिल्कुल ये चुटकी बजाते आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए क्या बना दिया, ही सेंट हिज सन, उसने अपने पुत्र को भेजा, टू अमेरिका। तो हमने यहाँ पर हिम के स्थान पर क्या किया है, हिज सन रख दिया है। क्लियर, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो इस प्रोनाउन के स्थान पर हमने नाउन को रख दिया, चूंकि ये और ये दोनों एक ही पर्सन है। अच्छा, टू अमेरिका आगे बढ़ाया और बस इसके बाद ये अकेले एक काम की चीज़ है, हिज सन पहले लिख दिया
और ही वांटेड वह चाहता था, वह चाहता था का मतलब वही उद्देश्य, चाहना क्या होता है, उद्देश्य ही होता है, इंटेंशन ही होता है। बस बड़ी सिंपल तरीके से आपने इसको जोड़ दिया। अगला सेंटेंस देखो, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम। मेरे पास कुछ कर्तव्य है, कुछ काम है और मुझे उनको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्म करना क्या है, उसका मकसद है, ठीक, हमारी ड्यूटीज़ हैं और ड्यूटीज़ को हमें परफॉर्म करना है। तो बस आई हैव, ये देखिए बहुत ही आसानी से, केवल आपने इसने यहाँ पर आपने इन्फिनेटिव का प्रयोग किया, बाकी तो सब बेकार। ये देम क्या है, वही ड्यूटीज़ हैं, तो ड्यूटीज़ आपने पहले ही लिख दिया है। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है ही है, तो ये भी बेकार हो गया। जब ये और ये चला गया तो इस मस्ट का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। और बस मेन बातें लेकर के और हमने इस सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहाँ से मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बतलाने जा रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम्स में वो सेंटेंसेस आ सकते हैं। और अगर वो सेंटेंस आ गए तो फिर आप गलतियाँ ज़रूर कर देंगे। इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस भी बतला दूँ कि अगर वो सेंटेंस आ जाएँ तो फिर आप कहीं परेशान ना हो जाएं। चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ से आपको कुछ हाई लेवल की बातें बतलाने जा रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए तो फिर आप इन्हें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में इस तरह के सेंटेंसेस हैं ही नहीं। तो केवल इसी एक्सरसाइज पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको कुछ अतिरिक्त भी सीख लेना चाहिए। बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए जो पहला सेंटेंस लिखा है मैंने रिपीट ही किया है इस सेंटेंस को। वैसे तो मैं पहले आपको बतला ही चुका हूँ इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं, इसको मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि इनसे और इन सेंटेंसेज को मैं कंपेयर करके आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। देखिए पहले सेंटेंस में क्या लिखा है, द एनिमल इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। एनिमल, वह जानवर बहुत बूढ़ा है, इसलिए क्या है कि वह प्रॉपरली जंप नहीं कर सकता है। अब यहां पर क्या है, वही बात है, एक एनिमल के दोष को बतलाया जा रहा है, उससे पहले एक एडवर्ब है यानी एडजेक्टिव है, उससे पहले एडवर्ब है। आपने ऐसे सेंटेंसेस पीछे वाली स्लाइड में देखे हैं। फिर अगला सेंटेंस है ही कैन नॉट जंप, वह प्रॉपरली जंप नहीं कर सकता, तो इस काम को करने में उसकी अक्षमता है। यानी यहाँ पर गुण दोष बतलाया गया और वहाँ पर उसी बंदे की अक्षमता को बतलाया गया। तो ऐसा सेंटेंस सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बतलाया, अब अच्छे तरीके से देखिए। मैंने आपको यहाँ पर बतलाया कि आप क्या करते थे, इस सब्जेक्ट को हटा देते थे, इस वर्ब को हटा देते थे, इस वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग कर देते थे और इस मेन वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग कर देते थे। STOO यानी एडवर्ब टू का प्रयोग करते थे और मेन वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग कर देते थे। ये आप कब करते हैं, अब मैं ये बतलाने जा रहा हूँ। ये आप तब करते हैं जब दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही व्यक्ति हैं, यानी एनिमल इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, राइट। अच्छा, अब क्या हो अगर इन दोनों ही सेंटेंसेस के जो व्यक्ति हैं या जो वस्तु हैं वो भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पर अगला सेंटेंस, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पर इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है क्वेश्चन, है ना, लेकिन दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कुछ दूसरा है। देखिए नो वन, यहाँ पर नो वन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पर देखिए एनिमल है और ही, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन अगले ही सेंटेंस में यहाँ पर क्या है कि ये सब्जेक्ट अलग है और ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन बात वैसे ही है कुछ। देखिए जरा, द क्वेश्चन इज़ वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पर इस क्वेश्चन की विशेषता बतलाई जा रही है। डिफिकल्ट है भाई, क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्टी, इसकी विशेषता हो गई और उस विशेषता को बतलाने वाला वेरी, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर लगा है वैसे ही यहाँ पर वेरी लगा है ना। लेकिन एक अंतर यह है कि नो वन यहाँ पर यानी दूसरा कोई सब्जेक्ट रखा हुआ है। क्लियर, सेंटेंस ये भी नेगेटिव है, हालांकि यहाँ पर कैन नॉट लगा है, लेकिन अब यहाँ पर जब नो वन लगा है तो यहाँ से कैन और नॉट तो लग नहीं सकता, है ना, तो नेगेटिव ये भी है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर अलग है। क्लियर, तो क्या करोगे, अब ये देखने वाली बात है, तो ध्यान से सुनिए। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नो वन लगा है, नन लगा है, एवरीवन लगा है, अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो उसे तो हम हटा ही देते हैं। अच्छा, जब हटा देंगे तो क्या बनेगा, अच्छे से देखिए जरा, यहाँ पर काम वैसा ही करेंगे, यानी द क्वेश्चन, पहला सब्जेक्ट वैसा ही लिखेंगे, द क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, एज, अब यहाँ पर इस वेरी को, जैसे यहाँ पर आपने वेरी को टू में बदला है, यहाँ पर भी आप इसे टू में बदल देंगे। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, आप यहाँ पर अगला जो एडजेक्टिव है उसको वैसे ही रख देंगे, टू डिफिकल्ट। क्लियर, अब अगर यहाँ पर कौन कौन हो, अच्छे से देखिए, ऑल लगा हो, एवरीवन लगा हो, नन लगा हो, या नो वन लगा हो, या नन लगा हो, नो बडी लगा हो, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स लगे हो तो इन सब को आप समाप्त कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब सबको समाप्त करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर
इस क्रिया से पहले आप टू और सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, टू सॉल्व। लेकिन ये ऐसा ही तो यहाँ पर भी किया था आपने, क्या किया था, द एनिमल क्या है, इज टू ओल्ड, आपने ऐसा ही तो बनाया था। ऐसे बनाएंगे आप, वेरी को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, टू ओल्ड करेंगे, टू ओल्ड, और ही कैन नॉट को पूरा हटाकर और यहाँ पर टू जंप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये जो टू सॉल्व है और इट को हटा देना पड़ेगा आपको, टू सॉल्व इट, इट क्या था, ये क्वेश्चन ही था, क्लियर। तो अब ये देखना है कि सॉल्व करने वाला जो व्यक्ति है वो तो यहाँ पर है नहीं। अब अगर ये जो व्यक्ति नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस की क्रिया है। इस एक्टिव वॉइस की क्रिया को अब हम पैसिव वॉइस की क्रिया में बदल देंगे, क्योंकि वास्तव में इस ये जो वर्ब है इसका डूअर नहीं है, करता नहीं है, इसके पहले कहीं है क्या भाई, सॉल्व करने वाला कोई व्यक्ति आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो फिर सॉल्व क्या किया जा रहा है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। यहाँ पर क्या था भाई, ये जो जंप करने वाला कौन था, ये एनिमल था, तो इस क्रिया का करता है ये एनिमल, डूअर है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव रखा है। लेकिन ये जो डिफ़िकल्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस सॉल्व नामक क्रिया का करता नहीं है। क्वेश्चन थोड़ी ना सॉल्व कर रहा है, नहीं, बल्कि सॉल्व करने वाला कोई व्यक्ति है, बंदा है, जो दूसरा है कर्ता, वो इस सेंटेंस में नहीं है। तो ये वास्तव में इस क्रिया का कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में आएगा। और पैसिव वॉइस में जब आएगा तो इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस क्या होती है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी सॉल्व्ड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, न समझ में आई हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से मेरी बातों को सुनिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, ऐसा ही एक और सेंटेंस आगे है, ज़रा गौर करिए। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, सिर्फ अंतर मैंने क्या किया है यहाँ पर से कि इस नो वन के स्थान पर मैंने यहाँ पर एक प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया है, या कोई नाउन भी हो सकता है, यहाँ पर रामू हो सकता है, ठीक है। तो क्या इसे भी हटा सकते हैं, नहीं, आप इनको तो हटा सकते हैं, नो वन आ जाए, ऑल आ जाए, एवरी वन आ जाए, है ना, या नन आ जाए, या नोबडी आ जाए, तो इनको तो आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आई आ जाए, ही आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, कोई ऐसा आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, या कोई नाउन आ जाए, रामू आ जाए, श्यामू आ जाए, तो आप उसको हटा नहीं सकते हैं। अब जब उसे हटाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, अब जरा देखो। अब अगर ऐसा सेंटेंस आए तो काम वैसे ही करना है, द क्वेश्चन, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, द क्वेश्चन इज, अब वेरी को वैसे ही हटाएंगे और टू लगाएंगे, टू डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि ये दोनों ही सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, अब इसे हटा नहीं सकते। अब जब इसे हटा नहीं सकते तो फिर भाई इसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ले आएंगे और उससे पहले फॉर लगाएंगे। ध्यान रखें, अगर यहाँ आई है तो इसे फॉर मी में बदलकर इस सेंटेंस के साथ रख दीजिए, क्लियर। अगर ही है तो फॉर हिम में चेंज करके इसे रख दीजिए, अगर यू है तो फॉर यू कर दो, वी है तो फॉर अस कर दो, यानी इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, उससे पहले फॉर लगा देना है। अगर कोई नाउन है तो कोई बात नहीं, रामू है तो रामू ही रख दो और उससे पहले फॉर लगा दो, क्लियर। अच्छा, फॉर मी, और फिर इसके बाद यहाँ पर कैन नॉट हटा दीजिए और इस सॉल्व को ले आइए और टू सॉल्व। ध्यान दीजिए कि अब ये जो टू सॉल्व है, अब यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्व करने वाला जो करता है वो तो मैं हूं ना भाई। इस चीज़ को सॉल्व कौन कर रहा है, देखो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। इसका क्या मतलब हो गया, ये प्रश्न मेरे लिए बहुत कठिन है। टू सॉल्व माने हल करना, यानी यह प्रश्न मेरे लिए हल करना बहुत कठिन है। तो हल करने वाला कौन हुआ, मैं ही तो हुआ। तो इस सॉल्व का कर्ता तो यहाँ पर मौजूद है ना, इसलिए अब इसको पैसिव वॉइस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सॉल्व का कोई कर्ता नहीं है, यानी यहाँ पर इस सॉल्व करने वाला कोई व्यक्ति इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में लिखना पड़ा है। क्लियर? आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ऐसा ही एक सेंटेंस और देखिए जरा, देखिए यहाँ पर कुछ है वैसा ही सेंटेंस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी वैसा ही है, देखिए यहाँ पर कोई बंदा है, उसकी कोई विशेषता बतलाई जा रही है, इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट से पहले वही एक एडवर्ब लगा हुआ है। क्लियर? बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जैसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले
यहाँ पर वेरी लगा हुआ था पहले, यहाँ पर जैसे ये एडजेक्टिव है उसके पहले ये वेरी लगा है, वैसे ये एडजेक्टिव है उससे पहले वेरी लगा हुआ है, यानी किसी बंदे का गुण या दोष बतलाया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब अक्षमता नहीं, अब यहाँ पर क्षमता बतलाई जा रही है। अभी तक यहाँ पर क्या था, अक्षमता बतलाई जा रही थी, अक्षमता माने उस काम को नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर उस गुण और दोष के कारण अब वो काम कर सकता है, यानी यहाँ पर क्षमता बतलाई जा रही है। अब जब क्षमता बतलाई जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से देखिए। अक्षमता बतलाई गई थी तो आपने क्या किया था, कैन नॉट को पूरी तरह से हटा दिया था, और कैन नॉट को हटा करके आपने क्या किया था, यहाँ पर ऐसा किया था, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। कैन नॉट को हटा दिया, सब्जेक्ट को हटा दिया। यहाँ पर भी आप वैसे ही करेंगे, लेकिन जरा ध्यान दीजिए क्या कैसा करना है। इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, आगे बढ़िए वैसे ही करिए, यू आर और वेरी को उसी तरीके से टू में चेंज करो। यू आर टू इंटेलिजेंट, यू आर टू इंटेलिजेंट कर दिया। अब इसका भी सब्जेक्ट यू ही है, यानी ये और ये दोनों एक ही बंदे हैं, तो इसे हटा दो भाई, हटा दिया। वहाँ पर आप कैन नॉट को हटा देते थे, लेकिन यहाँ पर कैन अकेले है, ध्यान दीजिए, तो कैन को तो हटा देंगे, लेकिन नॉट नहीं लिखा है तो आप यहाँ पर नॉट लिख देंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है तो लिख देंगे, अगर लिखा होता तो हटा देते, अगर कैन नॉट होता तो पूरा कैन नॉट हटा देते, और अगर कैन के लिए लिखा हुआ है और नॉट यहाँ पर नहीं लगा है तो फिर आपको नॉट यहाँ पर लगाना है, और फिर इसके बाद टू लगाकर और आगे बढ़ा देना, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपको अगर आपने ऐसे सेंटेंसेस नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा सेंटेंस। ध्यान दीजिए, अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यू आर टू इंटेलिजेंट, तुम इतने होशियार हो कि तुम इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर नॉट लगा है लेकिन हम इसका सेंस अफर्मेटिव बतला रहे हैं। जी हाँ भाई, यही तो आपको बतलाना था कि अगर ये सेंटेंस यहाँ पर अगर नॉट लगा है तो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव सेंस होता है, और अगर नॉट नहीं लगा होता तो फिर इसका सेंस नेगेटिव होता है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ज़रा गौर करो। इसका मीनिंग ये होगा, यू आर टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि तुम इतने होशियार हो कि इस प्रॉब्लम को तुम हल नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर ये दिया हुआ इन्फिनेटिव अफर्मेटिव है तो इसका सेंस नेगेटिव निकलेगा, और अगर ये दिया हुआ इन्फिनेटिव नेगेटिव है तो इसका सेंस अफर्मेटिव निकलेगा। अच्छा, तो एक तरीका तो ये हुआ, इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका और है एक। कैसा, ज़रा देखो वो भी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यू आर, अब इस टू को या वेरी को यहाँ से हटा देना है आपको। यू आर वेरी को यहाँ से हटाकर और पहले आपको एडजेक्टिव लिखना है, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। अब इसके बाद इस वेरी को आपको इनफ में चेंज कर देना है, ENOUGH, ठीक है ना। इनफ में चेंज करने के बाद आपको इस इंटेलिजेंट यानी इस एडजेक्टिव के बाद में आपको इस इनफ का प्रयोग करना है। तो क्या बनेगा, यू आर इंटेलिजेंट इनफ। ओके, इनफ करना है, ठीक, इनफ कर दिया, राइट। अब इसके बाद आप यहाँ पर यू और कैन दोनों को हटा सकते हो, और अब यहाँ पर आप टू लगा करके और सॉल्व लिख सकते हो, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, ये लीजिए। तो इन दो तरीकों से आप इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, यू आर टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, और इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी कर सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, यानी इस वेरी को अब इस TOO इस एडवर्ब टू में नहीं बल्कि यहाँ पर इस इनफ में आपको यहाँ पर रखना है, लेकिन पोजीशन भी उसकी चेंज हो जाएगी। पहले एडजेक्टिव आ जाएगा, फिर इसके बाद ये इनफ आएगा, वेरी यहाँ पर चेंज होकर। अब यहाँ पर आपको नॉट टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पेयर इसके लिए होता है, अगर ये एडवर्ब टू यहाँ पर आएगा तो फिर ही ये नॉट टू यहाँ पर आएगा, राइट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, अच्छा, अब मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।